पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यह सूचना राज्य का जो नगरपालिका अधिनियम है उसके प्रावधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार के जो नियम है टाटा ली समझौता उसके विरुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? उपायुक्त के अधीन में अध्यक्षता वो उपायुक्त करेंगे, इसमें स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ये कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि वो या तो उपायुक्त को अधिसूचित करे या किसी अन्य को करे। दूसरा, इसमें स्पष्ट है कि जो उपायुक्त होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो कुछ भी कह सकते हैं। ये सूचना है ये संविधान के प्रावधान के विरोध में है और सरकार के का जो अधिनियम है उसके विरोध में है। ये गुमराह क्यों कर रहे हैं कि हमने बहुत मुद्दों को सुलझा लिया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे उनको भी सुलझा लेंगे। उसने सुलझा लीजिए और करिए। 15 वैसे सदस्य हैं जो सीधे झारखंड की जनता को उत्तरदायी है। मैं तो चाहता हूं कि इसको रद्द करे सरकार। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है। ये उत्तर घोर असंतोषजनक है और सरकार ने जो सूचना जारी की है जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के लिए, यह अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह अधिसूचना राज्य का जो नगरपालिका अधिनियम है उसके प्रावधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार के जो नियम है टाटा ली समझौता उसके विरुद्ध है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द करें और अगर औद्योगिक नगरी बनानी है तो संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप बनाएं। वरिष्ठ सदस्य ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 481 का उद्धरण देते हुए इस अधिसूचना को नियम विरुद्ध बताया है। हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 का खंड 3 यह कहता है कि मे अपॉइंट, तो मे अपॉइंट में उपायुक्त का भी हो सकता है, माननीय प्रभारी मंत्री का भी हो सकता है, और निश्चित रूप से जिसमें अगर शेल अपॉइंट होता तब माननीय सदस्य की भावना या बात सही होती। इसलिए मैं यह कहता हूं कि अधिसूचना सही है। 481(3) कहता है कि राज्य सरकार उस जिले जिसके अंतर्गत नगरपालिका अवस्थित हो के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापों पर यथाविहित निगरानी रखेगी। इसका मतलब क्या हुआ? उपायुक्त के अधीन में अध्यक्षता वो उपायुक्त करेंगे, इसमें स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ये कर दिया गया है। तो ये नियम विरुद्ध नहीं है तो क्या है? कि भारतवर्ष में भारत का संविधान प्रिवेल करता है और भारत का संविधान अपने आर्टिकल 348 में बहुत स्पष्ट यह लिखता है, ऑल ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज इश्यूड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यदि दो भाषाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का संविधान यह व्यवस्था देता है कि अंग्रेजी जो पाठ है वही पठनीय होगा, और इसमें बकायदा कहता है शैल बी इन द इंग्लिश। तो अंग्रेजी का जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम के अनुरूप राज्य सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि वो या तो उपायुक्त को अधिसूचित करे या किसी अन्य को करे। इसलिए मेरे समझ से मान्यवर इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है और कहीं भी यह अधिसूचना नियम विरुद्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी ने विधानसभा सदस्यों को इसका अंग्रेजी वितरित नहीं किया है। दूसरा, इसमें स्पष्ट है कि जो उपायुक्त होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो कुछ भी कह सकते हैं। सेल का आप उदाहरण लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं महोदय, जो अध्यक्ष का पद होगा इसमें वह पद लाभ का पद होगा। लाभ के पद से आपने इसको अलग नहीं किया है। तो मंत्री प्रभारी हों स्थानीय हों वो अध्यक्ष हो जाएंगे तो लाभ के पद पर जाएंगे तो उनके विधानसभा की सदस्यता नहीं रहेगी। विभाग ने इस पर विचार नहीं किया है। दूसरा महोदय, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं। जो 73वां संशोधन हुआ 1974 में संविधान का, उसमें स्वशासन के लिए सारी नगर निकाय बनाए गए और संविधान का अनुच्छेद 243(b) QRSTU ये सब में ही कैसे संचालित होंगी संस्थाएं। तो एक तो जो इसका मूल स्वरूप है कि स्थानीय सुशासन के लिए होगा,
यह मूल स्वरूप इससे नष्ट हो रहा है। इसमें कहीं से भी स्थानीय सुशासन की बू नहीं है। इसमें कुछ लोग मनोनीत होंगे, 6 लोग राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, 11 टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 11 के अलावा और 2 लोग टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन, यानी कुल मिला के 13 व्यक्ति टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 6 सरकार के प्रतिनिधि होंगे, विधायक सांसद होंगे और 5 मनोनीत होंगे। अब ये कैसे काम करेगी? अभी तक औद्योगिक नगरी बनेगी राज्य में, तो कैसे काम करेगी इसका कोई भी नियम सरकार ने नहीं बनाया है। दूसरा कि अब ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये नगर निकाय की तरह काम करेगी। वैधानिक दर्जा भी है लिखा है इसमें सूचना में कि नगर निकाय का होगा। नगर निकाय का होगा तो ये नगर निगम के स्तर का होगा, क्योंकि 3 तरह के नगर निकाय हैं। एक जो ट्रांजिशनल फेज में है, ग्रामीण से शहरी व्यवस्था की ओर जा रहा है, वो नोटिफाइड एरिया कमेटी हो जाती है। जो 40,000 तक की संख्या वाला है वह नगर परिषद होता है, उससे ऊपर का नगर निगम होता है। एक तो अभी तक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो बनी हुई है लंबे समय से ही संविधान के विरोध में है। ये मंत्री महोदय बताएं कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी संविधान के प्रावधान के हिसाब से कितना उचित है। ट्रांजिशन फेज में है, ये शहर से ग्रामीण से शहर की ओर जा रही है, या नगर निगम के स्तर की है। जब ये काम करेगा, वैधानिक दर्जा नगर निकाय का होगा, तो ये मनोनीत कमेटी किस तरह से नगर निकाय का नगर निगम का काम करेगी? माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी अधिसूचना है ये संविधान के प्रावधान के विरोध में है और सरकार के का जो अधिनियम है उसके विरोध में है। माननीय सदस्य ने दूसरा विषय जो रखा कि ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी करेगी। तीसरा विषय जो इन्होंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो SLP 467/2008 2008 में जो SLP हुआ था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसी जजमेंट के आलोक में इसका गठन किया गया था, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी। माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि इस कमेटी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समिति में कुल 27 सदस्य हैं मान्यवर। 6 सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। 6 सदस्यों के बाद मान्यवर 11 सदस्य टाटा स्टील के हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 7वां सदस्य जो है वो संसद सदस्य हैं 09 जमशेदपुर के, विधानसभा सदस्य हैं 48 जमशेदपुर पूर्व के, विधानसभा सदस्य हैं 49 जमशेदपुर पश्चिम के। अगला सदस्य जो है निश्चित रूप से टाटा का है। अध्यक्ष टाटा कामगार यूनियन, ये एक जनप्रतिनिधि है जो टाटा कामगार यूनियन से जीत कर आता है। 5 इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो 27 सदस्यीय कमेटी में हमारे पास 15 सदस्य हैं मान्यवर। हम यह मानते हैं कि माननीय सांसद सदस्य, माननीय विधायक निश्चित रूप से जनहित के मुद्दों पर टाटा स्टील के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर 27 सदस्यीय समिति में 15 ऐसे लोग हैं जो जनहित के मुद्दों पर जनता के लिए उत्तरदायी हैं, टाटा के सदस्य भले ना हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई है जिसका कि वहां पर जनहित में इसका इस्तेमाल हो सके। और तीसरी बात, JNSC के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आग्रह किया वो इसके पूरक का हिस्सा नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही टाटा स्टील द्वारा सिविल अपील नंबर 2008 जो हमने कहा था दायर किया था, जिस क्रम में टाटा स्टील के आवेदन के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 243 1T के अंतर्गत जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करते हुए सशर्त शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात संख्या 14926/2006 के अंतर्गत वर्ष 2014 में सरकार द्वारा दायर किया गया था। सिविल अपील 2467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
वर्ष 2014 में अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसमें झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति का उल्लेख है। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में दोनों पक्षों द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के गठन की दिशा में प्रगति किए जाने के फलस्वरूप सिविल अपील संख्या 467/2008 और SLP केस नंबर 14,926/2006 को निष्पादित कर दिया। इसके आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में टाटा अपील में गया, टाटा और राज्य की सरकार कोर्ट के बाहर सहमत हुई कि हमने बहुत मुद्दों को सुलझा लिया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे उनको भी सुलझा लेंगे। उसने सुलझा लीजिए और करिए। ये आदेश कैसे हुआ कि आप इंडस्ट्रियल टाउन से बना दीजिए? मान्यवर, टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच में चल रहे इस गतिरोध को, जो जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति बनाने का था, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि अगर यह नियम विरुद्ध था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात नहीं करता। और जब हम लोगों ने आपस में सेटलमेंट करके टाटा स्टील के साथ यह फाइल किया तो इस पर कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारे किए हुए आपस के समझौते को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके चलते निष्पादित हुआ। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई कर सकता है, दो पक्ष है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करे, कोर्ट को सूचित करता है हमने सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट पर कोर्ट की कोई मुहर नहीं होती है। दूसरा, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं संविधान का 243(1)(t), एक तो संविधान में कोई 243(1)(t) प्रोविजन नहीं है। 243(t) है जिसमें आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबों का आरक्षण इसमें होगा जो हमारी बनेगी नगर निकाय। उसमें 241(t) में कहाँ ऐसा उल्लेख है जैसा मंत्री जी बता रहे हैं? संविधान में कोई 243(1)(t) कोई अनुच्छेद नहीं है। मंत्री जी बता दें कि ये कितना प्रासंगिक है जो बता रहे हैं। और भावना के तहत मैं बहुत स्पष्ट करता हूं कि सरकार के कोई निहित उद्देश्य नहीं है। सरकार जमशेदपुर औद्योगिक इलाके में लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए एक शहरी इकाई का बेहतर गठन करना चाहती है, और इस गठन में माननीय सदस्य की जो जो आपत्तियां थी वो आपत्तियां निराधार हैं। मैं बहुत स्पष्ट ये कहता हूं कि एक आपत्ति और थी जिसके तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है। अलावे जो उनके चिंता के विषय हैं उनको हम लोग अपने SOP में समाहित करते हुए इसको एक बेहतर कमेटी बनाकर संचालित करना चाहिए। संविधान में नगर निकायों के गठन का की जो स्पिरिट है, भावना है, वह है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। नगर निकाय उसी के लिए बनती हैं। इस अधिसूचना में इसका कहीं भी कोई बू नहीं है कि स्थानीय स्वशासन का है, और स्थानीय स्वशासन नहीं है ये, तो इस तरह की अधिसूचना जारी करना हमारे लोकतंत्र के खिलाफ में है। मैं तो चाहता हूं कि इसको रद्द करे सरकार, एक समिति बना के, सदन की भी समिति बना ले, किसको बना ले, और ऐसा नोटिफिकेशन करे जिससे स्थानीय स्वशासन की बू आए। 15 वैसे सदस्य हैं जो सीधे झारखंड की जनता को उत्तरदायी हैं। मैं मानता हूं कि 12 सदस्य इसमें टाटा स्टील के हो सकते हैं जो टाटा स्टील के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो 15 सदस्य हैं उनका बहुमत निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन या झारखंड की जनता को हितों को संरक्षित करने का है। तो माननीय सदस्य की आशंका निराधार है, ये कमेटी बन जाए। SOP में उन तथ्यों को हम लोग ले आएंगे, और उसके बाद भी अगर माननीय वरिष्ठ विद्वान सदस्य को कोई प्रस्ताव रहेंगे तो हम लोग उसको SOP में समाहित। चलिए सर जी।